हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो अभी एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ हिट हो रहा है मार्केट में ऑन 22 सितंबर। तो ये वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि क्या कंपनी करती है, क्या उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, कौन कौन से रिस्क है जो कंपनी फेस कर रही है, ग्रे मार्केट में उसका क्या प्रीमियम चल रहा है, प्रमोटर कैसे हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे और एंड में अपन कंक्लूड करेंगे कि क्या इसको सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा आप, हम सारी बातें को डिस्कस करेंगे। सो ईच एंड एवरी पॉइंट वुड बी कवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। इशू जो ओपन हो रहा है वो 22 को हो रहा है और क्लोज हो रहा है 24 को। प्राइस है वो 305 से लेके 306 है पर शेयर। लॉट साइज 49 का शेयर्स का है एक लॉट। इशू साइज पूरे 600 करोड़ का है। कुछ डेट्स देख लेते हैं। 22 को ओपन रहा इशू, 24 को क्लोज होएगा, 20 सितंबर को अलॉटमेंट होएगी एंड रिफंड होगा 30 सितंबर को। क्रेडिट हो जाएंगे डीमेट अकाउंट में शेयर्स अगर अलॉट हो रहे हैं तो 1 अक्टूबर। और लिस्टिंग टेंटेटिवली डिसाइड हुई है 5 अक्टूबर को। अब देखते हैं कंपनी क्या करती है। कंपनी 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग हाउसेस है। दो ब्रांड है, एंजल ब्रोकिंग और एंजल बी, जो भी पावर्ड हो रहे हैं ARQ से। एंजल ब्रोकिंग ऐप जो है मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें 43.90 लाख डाउनलोड है और ऑलरेडी है भी। और एंजल बी में 10 लाख अराउंड डाउनलोड है। और जून 2020 पे 6.3% का मार्केट शेयर था उनका NSE में और 21.5 लाख एक्टिव अकाउंट्स थे। कंपनी ब्रोकिंग एडवाइजरी देती है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, इन्वेस्टर एजुकेशन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी और रिसर्च फैसिलिटी देती है बिजनेस में। फिर अब प्रमोटर्स है दिनेश ठक्कर, अशोक ठक्कर और सुनीता मगनानी। कंपनी जो सर्विसेज ऑफर करती है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म और 11,000 सब ब्रोकर्स का नेटवर्क है, उससे करती है। तो ये कंपनी जो भी फुल टाइम ब्रोकर की जिसको सर्विस चाहिए उनको उनके पास सब ब्रोकर से ले सकते हैं, और जिसको डिस्काउंट ब्रोकर वाली सर्विसेज चाहिए वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल सकती है। कस्टमर जो उनके हैं, कस्टमर रीच जो है उनके, मतलब जो कस्टमर ऑफिस बोल दो या फिर कैसे भी करके वो रीच जो है पूरी इंडिया में वो है 96.87%। मतलब कि लिटरली हर एक सिटी में इनका कुछ ना कुछ है, ठीक है, कस्टमर के साथ डील करने के लिए। फिर वो 13,254 करोड़ के क्लाइंट एसेट्स वो हैंडल करती है। कंपनी को 600 करोड़ का जो इशू है उसमें 300 करोड़ वो ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो इन लोगों ने ऑलरेडी शेयर्स जो ऑलरेडी परचेज करके रखे हैं उनके पास जाएगा, मतलब सिर्फ ओनरशिप चेंज होगी, कोई नया पैसा की जरूरत नहीं है। और 300 करोड़ है वो फ्रेश इशू है कि मतलब ये पैसा 300 करोड़ रुपए हो जाएंगे कंपनी के पास, ठीक है। कंपनी उसको यूज करेगी वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट में और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। क्लाइंट बेस देखे तो मार्च 2018 में 10.6 लाख ऑपरेशनल अकाउंट्स थे। NSE एक्टिव क्लाइंट्स थे 3.6 लाख। 2019 में 12.9 लाख, 12.9 लाख और 4.1 लाख NSE एक्टिव क्लाइंट्स। 2020 में 18.2 लाख और 5.8 लाख एक्टिव क्लाइंट्स। और जून 20 में 21.5 लाख और 7.7 लाख एक्टिव क्लाइंट। ये दिखाता है कि कैसे कंपनी अपने मार्केटिंग में ध्यान देती है और कितना अच्छा क्लाइंट बेस अपना इंक्रीज कर रही है। तो जो कि बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज ज्यादा क्लाइंट रहेंगे, ज्यादा कस्टमर रहेंगे तो ज्यादा ब्रोकरेज आएगी, ज्यादा इनकम होएगी, तो रेवेन्यूज कंपनी के बढ़ेंगे। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो रेवेन्यू जो ऑपरेशनल बेसिस पे देखे, सिर्फ ऑपरेशनल रेवेन्यूज, तो 2018 में वो था 764 करोड़, जो कि डिक्रीज होकर वो गया 724 करोड़ इन 2020। सेम में जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी 109 करोड़ से लेके 86.7 करोड़ के ऊपर हो गया। मतलब क्या है, ओवरऑल भले ही क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं लेकिन कंपनी के जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, इनकम है, प्रॉफिट है, वो डिक्रीज हो रहा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी का ब्रांड नेम है, रेप्यूटेशन है, क्योंकि ये बहुत पुरानी कंपनी है, सो ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन है। क्लाइंट बेस इसका बहुत अच्छा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रो कर रहा है। पैन इंडिया प्रेजेंस है, मतलब 96.87% ऑफ इंडिया पूरा कवर करके रखा है। 11,000 का स्टॉक ब्रोकर है और मतलब ऑलमोस्ट 18,000, साढ़े 18,000, नॉट इवन 18 पूरा, बट और 18,500 के अराउंड पिन कोड्स में उनका तो ऑफिस है। सो दैट्स रियली गुड। फिर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस जो हो रही है, मतलब अभी जो लोग जितने जागरूक हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट के प्रति और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, वो सारा एक अच्छा सा क्लाइंट बेस है। मतलब दे आर getting into the stock market and that would increase the client for angel broking. की मेट्रिक्स एक रेशियोस देख लेते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, इनके रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो मार्च 2018 में 22.61% था
और मार्च 2019 में 15.02% था, मार्च 2020 में 13.92% था। तो ईयर ऑन ईयर देखे तो नेट रिटर्न ऑन नेटवर्थ डिक्रीज हो रहा है, जो कि एक की कंसर्न है फॉर इन्वेस्टर्स। रिस्क क्या देखते हैं, इकोनॉमिक और मार्केट कंडीशन। अगर कोई भी रेगुलेशन कुछ भी आता है जो कि स्टॉक मार्केट या तो ओवरऑल मार्केट कंडीशन को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, तो वो कंपनी को भी इफेक्ट करेगा, बिकॉज इसका मेनली बिजनेस स्टॉक मार्केट से है। दूसरी है हाई रेवेन्यू कंसंट्रेशन। मोस्टली जितना रेवेन्यू आता है उसमें से मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू इज फ्रॉम ब्रोकिंग सर्विसेज। तो अगर कोई भी पॉलिसीज आती है जो ब्रोकिंग को इफेक्ट करती है, तो ये कंपनी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। एट द सेम टाइम कंपनी के जो क्लाइंट बेस है उसमें certain lower amount of clients are generating the revenue, most of the revenue I would say। तो क्या है कि अगर वो 2-3 क्लाइंट्स जो बड़े क्लाइंट्स है वो अगर चेंज हो गए ना, तो रेवेन्यू में बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। सो इट्स अ की कंसर्न फॉर दिस कंपनी। दूसरी चीज, ललित ठक्कर करके जो इनके मेंबर हैं प्रोमोटर ग्रुप के, उनको डिबार्ट किया था, मतलब उनको कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने से रोक दिया गया था इन समवेयर इन 1995 और समवेयर, बिकॉज इन्होंने एक सेबी की रेगुलेशन है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की, उनका वायोलेशन किया था, जो कि क्वेश्चन में मतलब आ जाता है कि क्या ये सच में अभी इंटीग्रिटी इश्यूज, मतलब कुछ प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। इंटीग्रिटी अगर नहीं है मैनेजमेंट की, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, देन it would be always riskier to invest in such companies. So that's a big concern from my point of view. सेकंड इज लीगल प्रोसीडिंग। अभी कंपनी लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, कंपनी के अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग्स है, कंपनी के अगेंस्ट है, डायरेक्टर अगेंस्ट है, प्रमोटर्स है, सब्सिडरी और सर्टेन ग्रुप कंपनीज। अगर ये सारी लीगल प्रोसीडिंग्स में क्या वर्डिक्ट आएगा वो तो पता नहीं, लेकिन अगर नेगेटिव मतलब कंपनी के अगेंस्ट में आया डिसीजन, तो एक नेगेटिव और एडवर्स इंपैक्ट होगा कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। तो दैट इज अ की कंसर्न। अब देखते हैं कंक्लूजन की बात करें तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से कंपनी का जो आईपीओ प्राइस हुआ है वो 26.6 टाइम्स पे हुआ है, जो कि प्रीमियम रिक्वेस्ट मतलब डिमांड कर रहा है। और ये प्रीमियम क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रोथ पोटेंशियल है, ओल्डेस्ट प्लेयर है इंडस्ट्री में। बट कंसर्न है कि मैनेजमेंट में अभी इश्यू है, राइट। ललित ठक्कर को ऑलरेडी मतलब पास्ट में डिबार्ड करके रखा था, सो दैट इट रेजेज इशू। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और भी इश्यूज हैं अभी कंपनी में जो कि अभी अनसरफेस्ड है, मतलब डटे हुए हैं, बाहर नहीं आए हैं। तो दैट इज अ की कंसर्न, राइट। सेकंड थिंग, अभी बहुत सारी लीगल प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी चालू है, तो अगर किसी में भी एडवर्स इंपैक्ट आया, नेगेटिव मतलब अगेंस्ट द कंपनी आया, रूल वर्डिक्ट आया, देन इट वुड बी अ नेगेटिव इंपैक्ट। सो ओवरऑल थोड़ा रिस्कियर लग रहा है मेरे को इशू। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अराउंड 40 से लेकर 50 के बीच में प्रीमियम चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। सो विद कंसिडरिंग द होल थिंग आई वुड से सब्सक्राइब करना चाहिए, लेकिन लिस्टिंग गेन्स के लिए ही ओनली, क्योंकि छोटा इशू है आई थिंक, और चांसेस है कि लिस्टिंग गेन शायद मिल सकता है, बट आई वुड से रिस्कियर है। तो अगर आप इन्वेस्ट मतलब आपका रिस्क एपेटाइट नहीं है, तो आई वुड से पर्सनली अवॉइड दिस आईपीओ स्ट्रेट अवे, बिकॉज इतनी कुछ जरूरत नहीं है, राइट। रिस्क उतना ही लेना चाहिए जितना आप मतलब आपका एपेटाइट हो। तो आई वुड से अवॉइड फॉर रिस्क इफ योर रिस्क एपेटाइट इज लो। बट यस, रिस्कियर लोग हैं उनके लिए सब्सक्रिप्शन करना कोई दिक्कत नहीं है, फॉर लिस्टिंग इन ओनली। लॉन्ग टर्म के लिए तो देखना पड़ेगा कि क्या लिस्टिंग के बाद कैसा इसको रिस्पॉन्स मिलता है और क्या कंपनी आगे करती है, क्योंकि ओवरऑल रेवेन्यूज भी डिक्रीज हो रहे हैं, मैनेजमेंट में भी इश्यू है, तो एक नेगेटिव पॉइंट, ऑलमोस्ट नेगेटिव सेंटीमेंट ज्यादा बन रहा है। सो ओवरऑल, सो फाइनल कंक्लूजन, सब्सक्राइब फॉर लिस्टिंग गेन्स फॉर रिस्की इन्वेस्टर्स ओनली। रिस्क एवर्स हो, आपका रिस्क एपेटाइट नहीं है, तो अवॉइड दिस आईपीओ। Okay, with that being said, I would just like to give a small disclaimer or small suggestion कि सब्सक्राइब करना या अवॉइड करना जो भी है, प्लीज उससे पहले खुद का रिसर्च कीजिए। अगर आपको ये सारी डिटेल्स जाननी है कि क्या कंपनी करती है, क्या है क्या नहीं, पूरी रिस्क, बेनिफिट्स और स्ट्रेंथ, वीकनेस, सब कुछ, तो सिंपल कंपनी की वेबसाइट पे जाओ और ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, दोनों में से आप कोई भी डाउनलोड कर लो, पढ़ लो। इट इज एज इजी, इट इज वेरी इजी एंड इट इज वेरी क्विक। हाँ, पेजेस ज्यादा होंगे बट ठीक है यार, पढ़ लो यार, पैसा लगा रहे हो ना। दूसरी चीज, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर हो उनसे साथ कंसल्ट कर लीजिए, फिर इसमें इन्वेस्ट या अवॉइड करना, ठीक है। जस्ट मेरे रिसर्च पे मत जाना। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। सो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन और डाउट हो तो प्लीज मेंशन कर दीजिए कमेंट्स में, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर टाइम, बाय।